शादी दुनिया का सबसे खूबसूरत बंधन है, जिसमें दो इंसान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिली और दिमागी तौर पर भी एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। ये बंधन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदान का आपस में मिलाप होता है। पति पत्नी के रिश्ते को सब ने मिलकर निभाना होता है। हमारे यहाँ ऐसा है, जहाँ लड़की की शादी तो लड़के से की जाती है, मगर उसे अपने ससुराल के साथ बंध कर रहना पड़ता है। सबका ख्याल रखना और सबकी सेवा करना इसकी जिम्मेदारी होती है। घर संभालने से लेकर साथ साथ वह सबके नाज नखरे भी उठाती है और सबकी ख्वाहिशों को पूरा भी करती है। एक लड़की जो अपने मायके में बहुत नाजुक मिजाज होती है, ससुराल में जाते ही इतनी मजबूत हो जाती है कि बड़ी से बड़ी बात के साथ गुजारा कर लेती है। छोटी मोटी तकलीफ को हंसकर बर्दाश्त कर लेती है। सबके साथ बहुत मोहब्बत से रहते हुए भी उनके बुरे सलूक को खुशी से बर्दाश्त कर लेती है। मगर ये सब कुछ करने के लिए इसे अपने पति की मोहब्बत और इसका सहारा जरूरी होता है। पति भले गरीब ही हो, ऐशो आराम न करवाए, कोई महंगी चीज न ला कर दे और ख्वाहिश को पूरा न करे। अगर पति की तरफ से इज्जत और मान मिल जाए तो औरत के लिए दुनिया ही जन्नत बन जाती है। शादी की पहली रात मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते हुए मुझे बहुत ज्यादा वक्त गुजर चुका था, मगर मेरा पति था कि अभी तक नहीं आया था। मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी की सुइयां अपने रोज की रफ्तार के मुताबिक आगे बढ़ रही थी, मगर मेरे पति के आने का अभी दूर दूर तक भी कोई नामो निशान नहीं था। इंतजार करते करते मैं थकने लगी थी। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नींद से मेरी आंखें बोझल होने लगी थी, क्योंकि जब से शादी के हंगामे शुरू हुए थे और घर में मेरे कजिन्स और मेहमान आए थे, तभी से शादी की रस्में शुरू हो गई थी और खूब हल्ला गुल्ला होता था, जिसकी वजह से मुझे भी आधी आधी रात तक अपने कजिन्स के साथ रस्मों में शामिल होना पड़ता था और जागना पड़ता था। मगर अब मैं अकेली थी और इंतजार करते थकने लगी तो मेरी आंखें खुद ब खुद ही बंद होने लगी। मैंने बेड के साथ टेक लगाकर सोना चाहा, मगर फिर से बहुत सारी सोच मेरे दिमाग में चलने लगी। मेरे दिमाग में आने वाली अलग अलग किस्म की सोचें मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैं अपने पति के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति की जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवाई गई है, जबकि वह किसी और को पसंद करता होगा। शादी की पहली रात थी, इसका इतनी देर तक वहां ना आना मुझे यही बता रहा था कि मेरे पति के साथ जबरदस्ती की गई है। अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर मुझे डर लगने लगा था। मेरे पति का ये रवैया बहुत ही अजीब था कि कुछ घंटे पहले इसकी नई दुल्हन सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते थकावट से मेरा बुरा हाल था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी सारी थकान और बेचैनी कहीं दूर जा सोई। अपने पति को देखने का ख्याल मुझ पर ताज़ा हो गया। हमारा रिश्ता पक्का हो जाने के बाद भी मैंने अपने पति की तस्वीर नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसकी दुल्हन बनने के बाद ही इसका चेहरा देखूंगी, और अब इस ख्याल ने ही मेरे दिल में खुशी की किलियां झटक दी थी। मैं जल्दी से सीधी होकर बैठ गई और घूंघट गिरा लिया। कुछ ही देर बाद मेरे बेड के करीब आकर कोई खड़ा हुआ। मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। हथेलियां पसीने से भीग गई। अचानक ही आने वाले ने मुझे पुकारा तो मैंने जल्दी से घूंघट उठाकर उसकी तरफ देखा। सामने मेरे ससुर खड़े हुए थे। शादी की पहली रात इस तरह आधी रात को ससुर को अपने कमरे में देखकर मुझे डर लगने लगा। इस वक्त मेरे पति को यहाँ होना चाहिए था। पति की जगह ससुर को खड़ा देखकर मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ। मेरी सोच मुझे इशारा कर रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। हमारा रिश्ता तय हो जाने के बाद मंगनी करने और सारे मामले तय करने के लिए मेरी सास ससुर और उनके और घर वाले आते रहते थे। तब भी मैंने अपने ससुर को देख रखा था। वो तकरीबन बाबा से 3-4 साल ही छोटे होंगे, मगर वो काफी अच्छे दिखते थे। उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं लगती थी। मैं डरी हुई थी और खामोश नजरों से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। मेरे ससुर हट्टे खट्टे थे और हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वे बात करने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हो। मैंने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि क्या बात है, जिस पर उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। ये सब कुछ न मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर मुझे सब्र से काम लेना था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो फिर हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। मैं गुस्से की तस्वीर बनी हुई थी। अपने ससुर की तरफ एकटुक देख रही थी। वो अभी भी कुछ बोल रहे थे,
और उनके हिलते हुए लबों की हरकत मुझे नजर आ रही थी, मगर उनके कहे जाने वाले अल्फाज मैं समझने से बेगानी थी। उनकी पहली बात ने ही मेरा दिमाग इस कदर सुन्न कर दिया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ हादसे हमारी जिंदगी में बहुत अचानक से होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी शादी की पहली रात जिंदगी ने जो मुझे तोहफा दिया था, उसने मुझे हिला कर रख दिया था। मेरा दिल जो ख्वाबों और आरज़ुओं से भरा हुआ था, सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने ससुर को धक्के देकर अपने कमरे से निकाल दूं, मगर मैं इसी के घर में बैठी हुई थी। अगर मैं इसके साथ कोई कड़वी बात करती या इसे अपने कमरे से जाने के लिए कहती, तो शायद जिंदगी मेरे लिए और भी तंग हो जाती। रात का वक्त था और मेरा मायका मेरे ससुराल से काफी ज्यादा दूर था। अगर मुझे मेरा ससुर घर से निकाल देता तो मैं अपने मायके तक ना पहुंच पाती। इसी बात ने मेरी जुबान पर ताले डाल दिए थे और मैं अब चुपचाप अपने ससुर की बातें सुन रही थी। ये अलग बात है कि उनकी पहली बात के बाद मैंने कुछ भी नहीं सुना था, क्योंकि मेरा दिमाग उनकी पहली बात में इस कदर जकड़ा हुआ था कि मैं अपने सोचने समझने की तमाम शक्ति जैसे खो चुकी थी। मेरा दिल कर रहा था मैं वापस अपने मायके चली जाऊं, लेकिन शादी के चंद घंटे बाद ही अचानक मैं इस हालत में जाती तो मेरे बाबा की तबीयत जो पहले ही बहुत खराब थी, वो और बिगड़ जाती। पहली रात थी। मुझे अपने घर में देखकर शायद उनको बहुत बड़ा सदमा लगता, और ये सब माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने कहा कि उनको किसी किस्म का कोई सदमा ना दिया जाए। अब हर तरह से मेरे पैर जकड़े हुए थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के। मैं तो घर की लाडली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बाबा और मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। क्या मैं उन पर इस कदर बोझ बन गई थी कि मुझे ऐसे बोझ की तरह उतार के फेंक दिया था। इतनी भी क्या जल्दी थी मेरी शादी की। बाबा खुद गर्ज बन गए थे, बस वो अपने सर से बोझ उतारना चाहते थे और मेरी शादी कर दी। मुझे भनक तक नहीं लगने दी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मैं अपने बाप की सेहत की वजह से चुप थी। अगर मुझे जरा भी भनक पड़ जाती कि लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो शायद कभी भी चुप ना रहती। माना कि बाबा की तबीयत खराब है और उनकी यही परेशानी थी। वे अपनी जिंदगी में ही मुझे अपने घर का करना चाहते थे, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वे मेरी जिंदगी के साथ खेल जाते। मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे भी कुछ अरमान थे जो अब शायद मिट्टी में मिल गए थे। अब इसी मिट्टी के ढेर पर मैं बैठकर सारी जिंदगी तड़पती रहती। हम सब बहन भाई हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहते थे। कोई गम कोई फिक्र नहीं था। जिंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी, मगर जरूरी नहीं कि जिंदगी हमेशा ही खुशी से गुजरे और हमारे लिए फूलों का सेज हो। कभी कभार जिंदगी कांटों की राह जैसी बन जाती है। एक रात मेरे बाबा की तबीयत खराब हो गई तो हम उन्हें अस्पताल ले गए। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि मेरे बाबा को हार्ट अटैक आया था। बाबा को हार्ट अटैक आने का सुनकर हम सबके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि बाबा को कभी इस किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था। उनकी तो कभी तबीयत खराब भी नहीं हुई थी। वो बिल्कुल सेहतमंद थे। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र था कि मेरे बाबा सही हो गए थे और कुछ ही दिनों में हम उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर घर वापस ले आए। मगर डॉक्टर ने उन्हें कोई भी टेंशन या परेशानी लेने से सख्ती से मना किया था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी खुशी या गम की खबर भी अचानक न दी जाए। अचानक मिलने वाली खुशी और गम दोनों ही उनके लिए तकलीफ बन सकती है। हम बाबा को घर लाकर उनकी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे थे, मगर बाबा हर वक्त परेशान रहते थे। एक दिन उन्होंने मेरी माँ को अपनी परेशानी की वजह बताई। मैं उनके लिए खाना लेकर जा रही थी। अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। जो कुछ मेरे बाबा माँ से कह रहे थे उसे सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उनकी बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे हाथों में पकड़ी हुई ट्रे कांपने लगी तो मैंने जल्दी से कमरे में दाखिल होते ही ट्रे मेज पर रखी। मेरे कमरे में जाते ही माँ और बाबा दोनों खामोश हो गए। मैं बाबा को खाना खिलाने के बाद वापस अपने कमरे में आ गई थी। मेरा सारा वजूद कांप के रह गया था। बाबा मुझ पर कैसा जुल्म करने जा रहे थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। अपनी ऐसी हालत के बावजूद वे माँ से ऐसी बात कर रहे थे। मुझे बाबा पर बेहद गुस्सा आ रहा था, मगर मैं उनकी मोहब्बत और प्यार में कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ दिन बगैर आफत के गुजर गए थे। घर में कोई भी ऐसा जिक्र ना हुआ। एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं अपनी माँ को उन सब से मना करना चाहती थी, मगर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। कहीं ना कहीं मैं भी इतना तो जानती थी कि मेरी बात को रद्द कर दिया जाएगा। मैं किस्मत के सितम पर हैरान थी। बाबा बीमार थे और मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं पढ़ना चाहती थी
और डॉक्टर बनना चाहती थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। बाबा हमेशा बोलते थे कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, और अचानक से बाबा को मेरी शादी की फिक्र लग गई थी और वे कह रहे थे कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब पढ़ाई का सिलसिला खत्म करवाओ और शादी की तैयारियां करो। ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं हूँ। यह सारी जिंदगी जिस बाबा ने मुझे डॉक्टर बनने के सपने दिखाए थे, और आज वही बाबा मेरी आंखों से बेदर्दी से वो सपने नोच रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मैं अपनी ख्वाहिश से किसी सूरत पर अलग नहीं हो सकती थी। जब मैंने इस बात का माँ से जिक्र किया तो माँ उल्टा मुझे समझाने लगी कि तुम्हारा बाप बीमार है, डॉक्टर ने उसे किसी किस्म की टेंशन और परेशानी देने से मना किया है। अब तुम खामोशी से शादी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बाप की जिंदगी प्यारी है या अपने ख्वाब? मैं क्या करती, मेरे लिए दोनों ही बहुत प्यारे थे। मेरे बाप मेरी जिंदगी थे और मेरे बाप ही मुझे ख्वाब दिखाने वाले थे। इसलिए अपने बाप के खातिर मैंने जहर का घूंट भर लिया था और अपने सारे सपने अपने बाप पर कुर्बान कर दिए। शायद सारी बेटियां ऐसे ही करती होंगी। बाबा ने अपने जानने वालों में मेरी बात तय कर दी थी। बाबा अपनी बीमारी की वजह से बहुत परेशान हो गए थे। वह जल्द से जल्द मुझे विदा कर देना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर वे अपने फर्ज से निपट जाएंगे तो आराम से मर सकेंगे, और उनकी बात मुझे बहुत तकलीफ देती थी। मेरी सास और उनके घर वाले आए और मेरी मंगनी कर गए। मेरे मंगेतर का नाम समीर था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। मैं खुद पढ़ी लिखी थी, इसलिए चाहती थी कि मेरा हमसफर जो कोई भी हो वो भी पढ़ा लिखा हो। मेरी एक शादीशुदा ननद जब हमारी मंगनी करने के लिए आई तो उसने मुझे समीर की तस्वीर दिखाना चाही, जिसे मैंने कहते हुए मना कर दिया कि एक ही बार शादी के बाद मैं अपने दूल्हा को देखना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी ननद मुस्कुरा रही थी। मंगनी के बाद भी कुछ समय करने के सिलसिले में और शादी की तारीख तय करने के लिए अलग अलग मौके पर मेरे सास ससुर आते रहे। वो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे। उनकी किसी बात से मुझे उनके ख्यालों के बारे में पता नहीं चलता था। वो न जाने मेरे बारे में क्या कुछ सोचते रहते थे और मैं उनके हर अल्फाज ही सुन लेती थी। लहजे पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मेरी शादी हो गई और मैं खुशी खुशी ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। विदाई के बाद अलग अलग किस्म की रस्में होती रही और जब काफी ज्यादा रात हो गई तो मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं अपने बाबा से बात करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से मैंने उन्हें फोन करके उनकी खैरियत पूछी, जिस पर उन्होंने मुझे बेफिक्र कर दिया। मगर मैंने एक बात नोट की थी कि मेरी शादी में शुरू में तो सब बड़े खुश थे, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने दिल में यही सोचा कि शायद मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी और अपने भाइयों की इकलौती बहन हूँ। इस वजह से वह लोग बहुत उदास और परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बेटी की विदाई पर उसके माँ बाप बहुत उदास और परेशान होते हैं। बाबा की बीमारी के दौरान इस तरह से मेरी शादी हो जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मगर ये बाबा का ही फैसला था जो मुझे मानना पड़ा था। मैंने उनसे कुछ वक्त के लिए मोहलत मांगी थी और उन्होंने ये कहकर मेरी बात रद्द कर दी थी कि अगर उनके पास इतनी जिंदगी ना हुई तो वे ये बोझ अपने दिल पर ही ले जाएंगे कि वे वक्त पर मेरी शादी ना कर सके। उनकी बात ने मेरे तमाम सपनों का गला घोट दिया था। मैंने उनके सामने हथियार डाल दिए और उनकी मर्जी में खुद भी राजी हो गई। मेरे लिए मुश्किल था, मगर अपने बाबा के दिमागी सुकून के लिए मैं सब करने पर तैयार हो गई, क्योंकि एक लम्हे को मुझे भी ये ख्याल आया कि अगर मेरे बाबा मेरी शादी होने से पहले चले गए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने बाबा की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं की थी और अपनी जिद पर डटी रही थी। इस वजह से मैंने हथियार डाल दिए और चुपचाप शादी के लिए राजी हो गई। मैंने अपने पति को नहीं देखा था। बाबा की तरफ से परेशानी कुछ कम हुई तो मैं खुद ब खुद अपने पति के बारे में सोचने लगी कि न जाने वो कैसा दिखता होगा, मगर ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि कुछ वक्त मैं इसे देखने वाली हूँ। जिसकी मैं दुल्हन थी, आज मैं उसके कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, और ये इंतजार के लम्हे इतने दिल फेंक थे कि मेरा दिल धड़क रहा था। जब मेरा इंतजार का बांध टूटने लगा तो मैं घबरा गई, क्योंकि मेरा पति आधी से भी ज्यादा रात जाने के बावजूद कमरे में नहीं आया था और ना ही घर में से किसी की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। पहले शादी की होने वाली रस्में और फिर सारा दिन पार्लर में मेकअप, ससुराल में होने वाली रस्मों ने मुझे बहुत ज्यादा थका दिया था। मैं हर मुमकिन हद तक अपनी आंखों को खुला रखे हुए थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति जब कमरे में आए तो मैं उसे सोई हुई मिलूं। मेरे इंतजार की हर हद पार हो चुकी थी और अब मैं दिल ही दिल में अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। कोई ऐसे भी करता है कि जब इसकी नई नवेली दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठकर
उसका इंतजार कर रही हो और दूल्हा गायब हो। ऐसा शायद दुनिया की तारीख में कभी ना हुआ होगा, मगर मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इंतजार काफी लंबा गुजर जाने के बाद जैसे जैसे इंतजार की हद पार होती जा रही थी, मेरे सब्र का पैमाना भी खत्म होने लगा था। एक बार मेरा दिल किया कि मैं उठकर कपड़े बदलूं और सो जाऊं, मगर फिर अपने पति के मिजाज के बारे में सोचते हुए खामोश होकर बैठ गई कि कहीं मेरा पति जब कमरे में आए और मुझे सादे हुलिये में देखकर मुझ पर गुस्सा ना करे। मैंने तो इसकी तस्वीर तक भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरी यही चाहत थी कि मैं इसे पहली बार अपनी आंखों के सामने देखूंगी जब वो मेरे दूल्हे के रूप में मेरे सामने होगा। अब अपनी ये ख्वाहिश मुझे बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दस्तक की तरफ ध्यान देने लगी और जल्दी से घूंघट निकाल कर बैठ गई, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। कोई चलता हुआ मेरे बेड के करीब आने लगा। मुझे लगा कि वो मेरा पति है, मगर उसने जब मुझे पुकारा तो मुझे पता चला कि वह तो मेरे ससुर जी थे। मैं उनसे अपने पति के बारे में पूछना चाहती थी, मगर खामोशी से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। उन्होंने मुझे जो कुछ कहा, उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर आसमान टूट गया हो। उनकी बातें मुझे जहर में बुझे हुए तीर की तरह लग रही थी, जो मेरे वजूद को जलाकर खाक कर रही थी। दुख और गम की न जाने कौन सी हद थी जिससे मैं गुजर रही थी। सितम ये था कि मैं उनको पलटकर जवाब भी नहीं दे सकती थी और ना ही कुछ कह सकती थी। हालांकि मेरा दिल उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से निकाल देने को कर रहा था, मगर ये उन्हीं का घर था। यहाँ भी मेरे हाथ बंधे हुए थे और मैं बेबस थी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर ऐसा बम फोड़ा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ससुर कह रहे थे कि वो मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरे पति हैं। ऐसा कैसे मुमकिन था? शुरू में मुझे लगा कि मेरे ससुर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मैंने अपना घूंघट उठाकर अपने ससुर की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर मजाक का एक इरादा तक नहीं था। वो बहुत सीरियस नजर आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा बेड हिलने लगा और मैं जंजीरों की कैद में आ गई थी। मेरा सारा जिस्म बिल्कुल ठंडा हो गया था। ऐसा कैसे मुमकिन था? ये तो मेरे ससुर थे, मेरी शादी तो उनके बेटे से हुई है। अब ये कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरे पति है, ससुर नहीं? अब मुझे लग रहा था कि मेरे ससुर मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे, बल्कि मेरी जिंदगी ने मेरे साथ मजाक किया है। मेरे ससुर बहुत कुछ बोलते जा रहे थे, मगर मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको अपना ससुर कहूँ या पति। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। तभी मेरा ससुर बाहर गया और मेरी सास और ननद के साथ अंदर आ गया। मैं दिमागी परेशानी में बहुत ज्यादा गिरफ्तार थी। एक पल में सारे रिश्ते बदल गए थे जब मेरी सास ने इस बात की तसल्ली मुझे दी कि ये मेरे ससुर नहीं, अब यही मेरे पति है, तो मेरे जिस्म से रही सही जान भी निकलती चली गई थी। अब जिसमें मैंने अपनी सास बोला था वो शायद मेरी सौतन थी। जिसे मैं अपनी ननद समझ रही थी वो मेरी सौतेली बेटी थी, और जिसे मैं ससुर समझ रही थी वो मेरा पति निकला था। इतना बड़ा सदमा लगा था मुझे, और ये सदमा देने वाले भी और कोई नहीं, मेरे अपने थे। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि शादी के दिन समीर ये मुल्क छोड़कर बाहर चला गया, क्योंकि वो शादी के लिए राजी नहीं था। और समीर के घर वालों ने मेरे घर वालों से कमिटमेंट की थी और वे अपनी कमिटमेंट हर हाल में निभाना चाहते थे। उन दोनों की कमिटमेंट के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे हैरत अपने बाप और माँ पर और अपने भाइयों पर हो रही थी। अगर समीर चला भी गया था तो क्या जरूरत थी मेरे ससुर से ही मेरी शादी करवाने की? क्या मेरे लिए रिश्ते आने बंद हो जाते, या मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी? मैं तो मुश्किल से 22 या 23 साल की हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डिप्रेशन में गिरफ्तार थी और गुस्से से अपने हाथों से चूड़ियां निकाल कर फेंके जा रही थी, और हौले हौले मैंने सारी ज्वेलरी निकाली और कमरे में फेंक दी। अब कमरा खाली था और कमरे में कोई नहीं था। मैं अकेली बैठी थी, अपने रब से गिले शिकवे करती रही, अपने माँ बाप पर गुस्सा होती रही। सारी रात मैं अकेले कमरे में बैठकर रोती रही, और मुझे मालूम नहीं रोते रोते न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर का टाइम हो रहा था। जब मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो मुझे हैरत हुई। वहाँ पर मेरे माँ बाबा और भाई बैठे हुए थे। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी। तभी बाबा और माँ दोनों मेरे पास चले आए। बाबा रोते जा रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे थे, और उन्होंने कहा कि इस बात के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। शादी के वक्त समीर बाहर चला गया और लौटकर नहीं आया, और बाहर जाकर फोन करके बताया कि वह शादी नहीं करेगा। और हम सब बहुत परेशान हो गए। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, न समीर का कोई भाई था जिससे तुम्हारी शादी करवा देते। फिर मैंने समीर के बाबा से कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि अगर बेटी की बारात वापस चली गई तो कभी भी दोबारा उसकी बारात नहीं आएगी। और तुम जानती हो
मुझे हमेशा से कम उम्र लड़के पसंद नहीं है, उनमें कोई सीरियस बात नहीं होती। ऐसे ही फैसला करते हैं जैसे समीर ने किया था, शादी के वक्त फरार हो गया था। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी, मैं तुम्हारी किसी बड़े उम्र के आदमी से शादी करवाऊंगा, क्योंकि वो मैच्योर होगा और तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देगा। वो ऐसे गलत फैसले नहीं करेगा और उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से एहसास होगा। तुम भी अब रिश्तों की नजाकत को समझो। फराज तुमको बहुत खुश रखेगा, वो बहुत अच्छा और सुलझा हुआ आदमी है। जितनी जल्दी तुम इस फैसले को मान लोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। बाबा मुझे समझा कर मेरे सर पर हाथ फेर कर चले गए थे, मेरे लिए वापसी के सारे रास्ते बंद करके चले गए थे। फिर मैं समझ गई थी कि एक बेटी को हर मोड़ पर ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है, कभी माँ बनकर तो कभी बीवी बनकर और कभी बेटी बनकर। सब कुछ सह जाती है और अपनी तकलीफ अंदर ही अंदर दबा लेती है। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था और मुझे रिश्तों को कबूल करने में कुछ वक्त लगा। मैंने सारी ख्वाहिशें और ख्वाब अपने सुहाग की सेज के अंदर ही दफन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था मैं फराज के साथ ही जिंदगी गुजारूंगी, क्योंकि मुझे एक अच्छी बेटी होने का फर्ज अदा करना था और अच्छी बेटियां बाप और भाइयों की इज्जत पर, उनके किए गए फैसलों पर हमेशा कुर्बान होती है और अपने ख्वाब और ख्वाहिश सब हमेशा कुर्बान कर देती है और मिट्टी तले दफन कर देती है। माँ बाप को हमेशा यही लगता है कि उनका किया गया फैसला बेटी के लिए सही होगा और बेटियां हमेशा अपने लब सीकर अपने बाप को यही दिखाती है कि उनका फैसला सही था। ऊपर वाले से दुआ है उन बेटियों के नसीब अच्छे करे जो अपने माँ बाप और भाई के कहने पर हर चीज की कुर्बानी दे जाती है। धन्यवाद दोस्तों।